हेलो, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। वैसे कल जो लेक्चर अपना हुआ था उसके बाद अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले अपन हमारे सिनेमाटोग्राफी के लिए कैमरा के फंक्शंस जो हैं वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में देखेंगे। कैमरा फीचर्स में बहुत सारे हम लोग फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग कैमरा के फीचर्स सिनेमाटोग्राफी के लिए कंपैरेटिवली स्टिल फोटोग्राफी क्या क्या होते हैं उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक के ऊपर जाएंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप। फोटोग्राफी करने के लिए हमारे लिए बेसिक 4 सेटिंग्स की ज़रूरत रहती है और वही 4 सेटिंग सिनेमाटोग्राफी के लिए भी ज़रूरी हो जाती है। 4 सेटिंग क्या क्या है? सबसे पहला तो आप जहाँ पर भी शूट कर रहे हो वहाँ की लाइट कंडीशन, है ना। तो मतलब सोर्स ऑफ लाइट जो भी रहेगी वो मस्ट रहेगा हमारे लिए। विदाउट लाइट वी कांट शूट, वेदर इट इज़ फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी। तो हमारे लिए सबसे मेजर क्या होता है? लाइट कंडीशन। सेकंड होता है उस लाइट को कंट्रोल करके जितनी ज़रूरत है उतनी ही लाइट आपके सेंसर पे भेजना, वेदर इट इज़ फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी। अगेन सेंसर कॉमन है दोनों में भी, और दोनों भी सेंसर पे लाइट कैसे भेजना है इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। यानी कि हमारा सेकंड पार्ट हो गया है सेंसर, है ना। तो सेंसर क्या करेगा? जो भी उस पर लाइट आ रही है उसको सेव करने के लिए पूरी की पूरी तैयारी करेगा। मतलब आपके इमेज के रूप में उस पर जो भी लाइट आ रही है उसको सेव करने के लिए, है ना। तो एक हो गया सेंसर का पार्ट। अब लाइट और सेंसर, ये लाइट की जर्नी है पूरी की पूरी, है ना। मतलब सोर्स ऑफ लाइट से सब्जेक्ट के ऊपर लाइट गिरेगी, वहाँ से बाउंस होएगी और लेंस के थ्रू आपके शटर को पार करके सेंसर तक पहुंचने का काम हो रहा है लाइट का। और सेंसर क्या कर रहा है? जो भी अवेलेबल लाइट उसके ऊपर होती है वो आपको सेव करने के लिए आगे प्रोसेस कर देगा। तो ये हमारा प्रोसेस है। तो दूसरा सेंसर हो गया। तीसरा है, हमने बोला लेंस। तो लेंस जो है अलग अलग फोकल लेंथ के अलावा उस लेंस में इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए आइरिस होता है या अपर्चर, है ना। तो इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए मतलब जो भी लाइट अंदर जा रही है उसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा करने का काम करता है अपर्चर। मतलब क्वांटिटी कम ज़्यादा कैसे? उसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करके। मतलब क्या हो गया कि आपका जो आइरिस है उसका डायमीटर छोटा और बड़ा होकर लाइट को कंट्रोल कर रहा है ना। तो लॉजिकली देखा जाए तो हमारे लिए लाइट कंट्रोल करना जो है वो अभी एक अपर्चर से या आइरिस से स्टार्ट हो गया है ना। दूसरा, हम लोग जैसे कैमरा के अंदर 2 पार्ट हमने बोला है, शटर और आइरिस। तो मतलब आइरिस लेंस का पार्ट हो गया, अभी कैमरा में शटर का आ गया। तो मतलब ये 4th पार्ट है अपना, है ना। अब शटर क्या कर रहा है? ड्यूरेशन ऑफ लाइट को कंट्रोल कर रहा है। मतलब लाइट जो सेंसर पे जा रही है वो कितने समय के लिए भेजना है वो शटर कंट्रोल कर रहा है। तो ये चारों पार्ट हमारे पूरे तरीके से काम कर रहे हैं, तब जाके हमारा इमेज बनता है। अब ये 4 के अलावा एक और जो है उसको हम फिजिकल प्रेजेंस में नहीं मानेंगे, इसलिए मैं ये चारों के अंदर उसको नहीं ऐड किया था। वो होता है आईएसओ। आईएसओ को हम फिजिकल प्रेजेंस में नहीं मान रहे हैं। क्यों?
क्योंकि आईएसओ जो है वो एक सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया। अभी पहले क्या था, फिल्म जब थी तो फिजिकली आईएसओ का प्रेजेंस होता था, क्योंकि अगर आप जो भी फिल्म उसमें डाल रहे हो उसका एक पर्टिकुलर लाइट ग्रास्प करने का पावर होता था। अगर आपको आईएसओ जो लाइट ग्रास्प करने के पावर को हम बोल रहे हैं वो अगर बदलना है तो फिल्म ही बदल देनी पड़ती थी। मतलब अगर 100 आईएसओ की फिल्म डाल के आप शूट कर रहे हो और आप चाहते हो कि अगर हम लाइट को कंट्रोल करने के लिए आईएसओ बढ़ाना चाहते हो तो सिर्फ कैमरा में सेटिंग बदलने से कुछ नहीं होता था, आपको फिल्म ही 200 आईएसओ 400 आईएसओ का लेके उसमें डालना पड़ता था। तो तब आईएसओ का प्रेजेंस बिल्कुल था। तो तब हम 5 पार्ट बोलते थे कि भाई लाइट को कंट्रोल करना है या सिनेमाटोग्राफी फोटोग्राफी करने के लिए पांचों का इफेक्ट होता था। लेकिन अभी पांचवा जो है वो आईएसओ का इफेक्ट है, लेकिन सॉफ्टवेयर के रूप में है। मतलब आपके कैमरा की एक कैपेसिटी होती है, बेस्ट क्वालिटी के इमेज के लिए एक आईएसओ की कैपेसिटी 99% आजकल के कैमरास को 100 या 200 आईएसओ का उसका एक बेस आईएसओ मान के चलते हैं लोग। तो वो बेस आईएसओ जो है 100 या 200, अब उससे नीचे अगर आप क्वालिटी जाते हो तो भी सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, उससे ऊपर भी जा रहे हो तो भी सॉफ्टवेयर से ही हो रहा है, कैमरा खुद कुछ नहीं करेगा, है ना। अब थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए कि अगर आईएसओ की हम बात करते हैं, है ना, आपको एक फोटो लेने के लिए एक XYZ लाइट में आप फोटो ले रहे हो और आपको एक अच्छा फोटो, नॉर्मल फोटो 5.6 अपर्चर और 1/250 शटर स्पीड पे आ गया, बेस्ट क्वालिटी का पिक्चर आया है, ये समझ के चलो 100 आईएसओ के ऊपर, ठीक है। अब 100 आईएसओ पे आपको नॉर्मल एक्सपोजर आया है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर जो भी सेटिंग पहले आपने रखी है 5.6 और 1/250 शटर स्पीड, उसको वैसे ही रखो और लाइट को आधी कर दो, तो क्या होगा, लाइट को आधी करने के बाद में आपका एक स्टॉप से फोटोग्राफ जो है वो अंडर आएगा, है ना, क्योंकि लाइट को आधी कर दिया आपने और सेटिंग वही रखा 5.6 और 1/250, तो फोटो एक स्टॉप से अंडर आएगा, है ना। आप चाहते हो कि मैं अपर्चर और शटर स्पीड वही रख के आईएसओ को मैं 200 कर देता हूं, तो फोटो नॉर्मल आएगा, है ना। लेकिन इसे हम नॉर्मल नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिजिकली लाइट आपने आधी कर दी है, फिजिकली, है ना। तो जो लाइट आपने आधी कर दी है उस लाइट को आपने फिजिकली कंट्रोल करके भेजा है क्या अंदर? नहीं भेजा है। मतलब फिजिकली, मतलब अपर्चर अगर आप ज्यादा खोल देते हो, 5.6 के जगह में 4 कर देते हो, तो फिजिकली लाइट सच में अंदर ज्यादा जाती थी, है ना। चलो आप अपर्चर को उतना ही रखते हो 5.6 और शटर स्पीड को 1/250 के जगह में 1/125 करते हो, तो ड्यूरेशन डबल हो जाता था, तब भी फिजिकली लाइट अंदर ज्यादा जाती थी, है ना। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, सिर्फ आईएसओ को 100 से 200 कर दिया। आपके सेंसर के ऊपर फिजिकली लाइट ज्यादा गई क्या? नहीं गई। क्यों? क्योंकि आप लाइट आधी कर दी है तो सेंसर तक लाइट आधी ही जा रही है। अब आपने बाद में उसको 200 करने के बाद जो भी लाइट सेंसर के पिक्सल्स कैप्चर करे उस लाइट को
सॉफ्टवेयर के ज़रिए दुगना करके आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसके वजह से आपको ब्राइट इमेज आ रही है, लेकिन फिजिकली लाइट अंदर ज़्यादा नहीं जा रही है। इसलिए आईएसओ के बढ़ाने से अगर एक्सपोजर नॉर्मल होता है तो उसे हम नॉर्मल एक्सपोजर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपको लाइट बढ़ा के दिखा रहा है। वो पोस्ट प्रोडक्शन में भी आप कर सकते हो अगर आप रॉ इमेजेस कैप्चर करते हो तो, है ना। अब मैं ये सब बताने के पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है, अब सिनेमाटोग्राफी पे अगर हम आते हैं तो यही सेम साइंस सिनेमाटोग्राफी के लिए भी है। आप आईएसओ बढ़ाकर अगर आप कोई एक्सपोजर लेते हो तो वहाँ पर क्वालिटी ड्रॉप होती है, ये सब चीज़ें हैं ही। लेकिन आपको यहाँ पर फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी का एक बेसिक फ़र्क बताता हूँ। जब आप किसी भी प्रोफेशनल कैमरा में हाईएस्ट क्वालिटी का शूट करते रहते हो, रॉ के ऊपर भी, ठीक है, मतलब सिनेमा इन रॉ भी शूट करते रहते हो, तो अभी तक दुनिया में कोई भी कैमरा ऐसा नहीं बना कि वो 100 आईएसओ पे शूट कर दे। उसका बेसिक आईएसओ 400, 800, 1600 तक भी जाता है। मतलब आप रेड कैमरा पे भी रॉ शूट करते रहते हो तो उसका बेस आईएसओ 800 रह सकता है, 800 के नीचे नहीं आएगा। ये क्या है, ये क्या होता है, इसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है। अब मैं उसको एक छोटे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। आपका जो भी बेसिक आईएसओ रॉ में शूट करते समय 800 है, मैं बता रहा हूँ, 100 के कंपैरिजन में कितने स्टॉप्स लाइट को ज़्यादा ले रहा है वो? 100 से 200 एक स्टॉप, 2 से 4 2 स्टॉप, 4 से 800 3 स्टॉप, मतलब 3 स्टॉप की लाइट जो है वो आईएसओ के ज़रिए ज़्यादा ले रहा है। हमारे फोटोग्राफी में अगर आप 800 आईएसओ पे कोई फोटोग्राफी करते हो तो आपको पता है कि आपको कितना बुरा लगते रहता है, यार मैंने 800 आईएसओ रख के लेना पड़ा, मुझे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनल आउटपुट में 800 आईएसओ बेसिक है। तब क्या होता है, तो 800 आईएसओ पे जब हम शूट करते हैं और रॉ पे शूट करते रहते हैं, अब रॉ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा जो भी रिकॉर्डिंग का मेथड है, जैसे हम समझो उसका क्रोमा सब सैम्पलिंग के अंदर 444 वाला हाईएस्ट क्वालिटी पे हम शूट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके कैमरा के अंदर दी बेस्ट क्वालिटी जो है उस पे शूट कर रहे हैं। आपको पता है क्या कि बिल्कुल आपको अगर उसको जैसा का वैसा मॉनिटर पे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि फीके कलर और बिल्कुल ओवर एक्सपोज वाला दिख रहा है, ऐसा लगेगा आपको। दिखने में ऐसा लगेगा कि आप कुछ गलत शूट कर रहे हो, इतना गंदा इमेज दिखेगा स्क्रीन के ऊपर। जब हम प्रोफेशनली शूट करते हैं रॉ पे, तो जिस स्क्रीन के ऊपर हम देखते रहते हैं, डायरेक्टर स्क्रीन बोला जाता है, उसको हम रॉ का फुटेज नहीं देते हैं डायरेक्टर स्क्रीन के ऊपर। हम डायरेक्टर स्क्रीन के ऊपर हमारे पास में रॉ शूट करते समय एक अलग से सिनी 4 सिनी 2 पे वेल करेक्टेड इमेज की भी एक छोटी सी फाइल बना के उसका आउटपुट उसको देते हैं। उस कैमरा में दो आउटपुट की फैसिलिटी होती है, एक रॉ और एक करेक्टेड। वो करेक्टेड का HDMI से उसके स्क्रीन के ऊपर देते हैं और उसको नॉर्मल दिखते रहता है, और ओरिजिनल रॉ फुटेज जो शूट होते रहता है वो ऐसा लगता है कि इसके अंदर कलर्स दिख नहीं रहे हैं,
एक्सपोजर भी गलत दिख रहा, इस टाइप से दिखता है। जैसे आप सोनी पे S-Log 2 और S-Log 3 पे शूट करते समय आपके मॉनिटर पे जैसा दिखता है वैसा दिखता है। लेकिन ऐसा दिखने के पीछे का रीज़न क्या है और ऐसा क्यों होता है? आपको एक बात बताता हूँ, जब हम S-Log 2 पे शूट करते रहते हैं तो बेसिक ISO 800 हो जाता है, जैसे रॉ पे होता है सेम। और हम क्या करते हैं, वाइल शूटिंग टू स्टॉप ओवर एक्सपोज शूट करो बोलते हैं। मतलब आप 800 ISO के ऊपर शूट कर रहे हो और हम बोलते हैं कि 800 ISO पे शूट करते समय जो भी लाइट मीटर आपका दिखा रहा है उसको +2 करके शूट करो। +2 करने से क्या होगा, 2 स्टॉप लाइट ज्यादा जा रही है ऐसा आपके मॉनिटर पे दिखेगा, लेकिन एक्चुअली 2 स्टॉप लाइट ज्यादा जा रही है क्या? आप देखिए, मैंने क्या बोला था सबसे पहले, अगर आप 100 ISO सेटिंग के ऊपर शूट करते हो और फिजिकली एग्जैक्ट लाइट जा रही है जितनी आपका फोटो नॉर्मल आने के लिए ज़रूरत पड़ रही है, और बाद में लाइट आधी हो गई, तो आप 200 ISO करने से अंदर लाइट ज़्यादा जाती है क्या? नहीं जाती है। उसी तरह से जब आप 800 ISO के ऊपर नॉर्मल एक्सपोजिंग जब करते रहते हो तो ISO को ध्यान में रखते हुए नॉर्मल एक्सपोजिंग कर रहे हो, तो फिजिकली लाइट अंदर 100 ISO के कंपैरिजन में 3 स्टॉप लाइट कम जा रही है। तो हम क्या करते हैं, 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज करके उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मतलब 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज करने से फायदा क्या हो जाता है कि मेरे पास में शैडोज के डिटेल्स भी पूरे के पूरे आएंगे, और मेरे सेंसर का 100 ISO का लिमिट है, मैं 100 के हिसाब से 3 स्टॉप ओवर एक्सपोज नहीं किया, सिर्फ 2 ही किया। तो मेरे लिए एक बेनिफिट क्या होता है, अगर कोई सब्जेक्ट ओवर एक्सपोज्ड भी है तो उसको भी मैं कम कर सकता हूं। इस तरह से हमारा डायनामिक रेंज जो होता है वो बढ़ जाता है। डायनामिक रेंज क्या होता है, सबसे हाईएस्ट लाइट आपके फ्रेम में जो है वहां का एक्सपोजर और सबसे कम लाइट है सो एरिया का एक्सपोजर, दोनों को भी दिखाना नॉर्मली, ये हम डायनामिक रेंज बोलते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, 2 स्टॉप ओवर एक्सपोज करके शैडो के डिटेल्स को भी कैप्चर कर रहे हो, और आपके सेंसर की कैपेसिटी जितनी है लाइट कैप्चर करने की उससे 1 स्टॉप कम ही लाइट अंदर दे रहे हो। अगर गलती से कोई धूप वाला एरिया ओवर एक्सपोज हो जाता है तो उसको भी आप नॉर्मल कर सकते हो। इस तरह से हम शूटिंग करने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में उस पूरे डायनामिक रेंज का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब बताइए कि 420 क्रोमा सब सैंपलिंग जो कल मैंने बोला, उसमें इतना सारा रेंज के कलर्स बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे आंखों को जितने कलर दिखते हैं उससे ज्यादा रेंज वाला हम एक्सपोजिंग कर रहे हैं। तो आपको 422 मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तभी जाके थोड़ा सा रेंज मिलेगा। अगर 444 रहा तो नथिंग लाइक दैट। यू कैन पोस्ट प्रोडक्शन में यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग, एवरीथिंग आपको जो मर्जी में कर सकते हो, लेकिन वाइल एक्सपोजिंग आपको बहुत संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि हम जो सामने लाइटिंग करते हैं उस लाइटिंग के सिनेमाटोग्राफी में आप सिर्फ सब्जेक्ट पे जो लाइट गिर रहे उतने के हद तक नहीं सोच सकते हो। आपका पैनिंग हो रहा है कैमरा, तो वो जितनी भी स्टोरी के साथ कैमरा जितना भी पैन हो रहा है उसमें सब्जेक्ट और बैकग्राउंड सब के लाइट के बारे में चिंता करनी पड़ती है। इसीलिए हायर डायनामिक रेंज जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है एडिटिंग के टाइम पे, क्योंकि आपका कैमरा सिंगल क्लिक नहीं कर रहा है,
आपका कैमरा मूव हो रहा है और मूव होते समय कई बार आपके लाइट के कंट्रोलिंग्स जो होते हैं वो कम ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके वजह से आपको पोस्ट प्रोडक्शन में इस पूरे डायनामिक रेंज का इस्तेमाल करके हम लोग एक आउटपुट लाते हैं। तो ये एक्सपोज़र जो आपके कैमरा में मेंटेन करने के लिए जो फैसिलिटीज़ है, शटर, अपर्चर, आईएसओ, इनमें एक आईएसओ का एक पैटर्न मैंने आपको बताया है ना। अब मैं शटर के बारे में बताऊंगा। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें ये सेकंड टॉपिक जो है वो शटर का है। तो ये शटर के बारे में जब बताते समय, शटर दो टाइप के होते हैं सिनेमा में, और आजकल सारे शटर जो भी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक शटर ही है, लेकिन उसमें भी दो ही टाइप है शटर के। वो होता है एक रोलिंग शटर और एक ग्लोबल शटर। रोलिंग शटर जो होता है वो हमारे फिल्म के टाइम पे भी रोलिंग शटर अवेलेबल था, और हम जो फिल्म के अंदर एक्सपोज करते थे वो भी रोलिंग शटर के ही साथ में एक्सपोज करते थे, और उस रोलिंग शटर के वजह से ही शटर एंगल ये पैटर्न निकला था। अब मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना, रोलिंग शटर और उसके शटर एंगल के बारे में। रोलिंग शटर जो है, अभी आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताने के लिए ये मैं एक रोल करके, अब देखिए ये सर्कुलर चीज़ है, ठीक है, 360 डिग्रीज का सर्कल है ना। ये 180 डिग्री हो गया, है ना, 180 डिग्री हो गया। अगर मैं इतना पोर्शन इसका काट दूं तो ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्रीज, है ना, ये हो गया 90, है ना। अब मैं सच में फाड़ता हूं इसको, चलो 90 डिग्रीज फाड़ देंगे अपन। फॉर एग्जांपल ये मैं 90 डिग्रीज का शटर ओपन रख रहा हूं, ये ओपन रख दिया मैंने 90 डिग्रीज का शटर। अब फॉर एग्जांपल चलो ये कैमरा का मॉनिटर जो है इसको ही मैं सेंसर मान के चलेंगे, चलो ये सेंसर है आपका, ठीक है, ये सेंसर है। अब ये रोलिंग शटर जो है ये आपके सेंसर को क्लोज कर दिया है, ठीक है। जब एक्सपोजर चालू हो रहा है तो ये ऐसे गोल घूमते घूमते एक्सपोजर चालू होते 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 और ये फिर यहीं से बंद भी हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, सबसे पहले ऊपर का भाग खुला, फिर एक्सपोज होते 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 नीचे आया, और सबसे पहले ऊपर का बंद हो रहा है और फिर क्लोज हो रहा है। ये रोलिंग शटर है। अब 90 डिग्री जब रख रहे हो आप रोलिंग शटर, तो आपका शटर घूम के बंद होने वाला, फिर बाद में एम्प्टी प्लेस कितना है, बाकी सब एम्प्टी प्लेस है, ठीक है। तो ये 90 डिग्रीज में बंद हो जा रहा है, ये रोलिंग शटर, ठीक है। अगर मैं 180 डिग्रीज रखता हूं तो कितनी देर के लिए खुला रहेगा, ये रहा बंद, फिर ये खुल रहा है और बहुत देर तक खुला रह के वापस से ये बंद हो रहा है, ये हो गया 90 डिग्रीज, है ना। तो ये ऐसे शटर काम करता है, रोलिंग शटर, ठीक है। आजकल के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसमें ऐसा वाला रोलिंग शटर नहीं है। कैसा रोलिंग शटर है, सेंसर में जो पिक्सल है वो पिक्सल इस तरह से रीड होते हैं, ये देखिए, ये ऊपर से, इसका सेंसर ऑन है इसलिए ये बंद हो जा रहा है, हाँ, ये ऊपर से नीचे एक्सपोज होते 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 फिर ये ऊपर से बंद हो जाएगा। मतलब ये ऐसा होता है एक्सपोज, मतलब सबसे पहले ऊपर का एक्सपोज हो रहा है, फिर नीचे का जो पहले एक्सपोज हुआ वो पहले बंद हो रहा है, जो आखिरी में एक्सपोज हुआ आखिरी में बंद हो रहा है। ये भी रोलिंग शटर ही है, ये भी रोलिंग शटर ही है। मतलब पहले फिजिकल रोलर था, अभी ऐसे हो जा रहा है, लेकिन ये भी है तो रोलिंग शटर ही, है ना। अब रही बात इसकी
ग्लोबल शटर की जब बात कर रहा हूं मैं, तो ग्लोबल क्या होता है? ग्लोबल लिटरली ऐसा होता है ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, मतलब एक्सपोजर ऑन, एक्सपोजर ऑफ, एक्सपोजर ऑन, पूरे सेंसर का एक साथ में कैप्चर करेगा, एक साथ में बंद कर देगा, दैट्स इट। इसमें पहले ऊपर का बाद में नीचे का ऐसा नहीं होता है ना। रोलिंग शटर में वो प्रॉब्लम है, पहले ऊपर का। अब लेकिन उसका इंपैक्ट क्या होता है, पहले वो देखेंगे अपन। इंपैक्ट क्या होता है वो देखने के लिए हमको थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए ये देखते हैं अपन। ये देखिए, ऑन ऑफ तो ठीक है, बता रहा हूं, देखो यहां आपको ये शटर की लाइन नीचे आ रही है, ये जो ये शटर है, ठीक है। एक्चुअली जो है ये चीज इधर वाली एक्चुअल है, और आप एक्सपोज होते समय एग्जैक्टली कैसा हो रहा है, देखो ये राइट साइड में रोलिंग शटर की वजह से इफेक्ट कैसा आ रहा है। ये आप कभी फ्लाइट में बैठने के बाद वो प्रोपेलर वाला फ्लाइट, जो एटीआर फ्लाइट रहती है ना, उस एटीआर फ्लाइट के प्रोपेलर को आप कभी डीएसएलआर से कैप्चर करके देखना, ऐसा ही दिखेगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। तो ये इस तरह से अपने सीलिंग फैन को भी अगर आप करोगे ना तो ऐसा दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम आता है। और अगर आप वही ग्लोबल शटर की बात करते हो तो जैसा का वैसा आएगा। ये रोलिंग शटर का प्रॉब्लम ऐसा आता है। ग्लोबल में क्या होगा, देखो ये देखो, रोलिंग शटर ऊपर से नीचे आ रहा है। अभी आजकल ये सेंसर पिक्सल है, ये सब पिक्सल है, ये पिक्सल ऐसे एक्सपोज हो रहे हैं, और यहां पर यहां ग्लोबल में एक साथ में एक्सपोज हो रहे हैं। ये फर्क है दोनों में, है ना। तो आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी कि हम जब शटर की जब बात कर रहे हैं तो रिजल्ट में फर्क क्या आ रहा है, रिजल्ट में यही फर्क आ रहा है ना। तो बेसिकली हमको देखना क्या है कि रिजल्ट जो है हमको जैसा चाहिए वैसा अगर नहीं मिलेगा तो ये रोलिंग शटर का प्रॉब्लम है। और जितने भी प्रोफेशनल कैमरास होते हैं, प्रोफेशनल कैमरास मतलब मैं कौन से कैमरास की बात कर रहा हूं, रेड कैमरा, एरी कैमरा, ये सब में आपको शटर जो है वो ग्लोबल शटर ही मिलेगा, रोलिंग शटर नहीं मिलेगा। रोलिंग शटर का ऐसे ब्लेड्स ऐसे शेप में आएंगे और ग्लोबल का एब्सोल्युटली नॉर्मल आएगा। ये बेसिक फर्क है। अब आपको ग्लोबल शटर और रोलिंग शटर के वजह से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो हमको समझ में आ गए कि ये रोटेशन में होता है और ये नहीं। लेकिन रोटेटिंग चीज़ें हम कितनी लेंगे ना, बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं, है ना। मोस्टली मूविंग चीज़ें लेते हैं, तो मूविंग में भी थोड़ा सा स्लैंटेड आएगा सब्जेक्ट ड्यू टू शटर, रोलिंग शटर हमारे डीएसएलआर और हमारे मिररलेस कैमराज में। लेकिन हमारे मिररलेस और डीएसएलआर में देते क्यों नहीं है ग्लोबल शटर, वो मेन चीज़ है। देना चाहिए था ना, क्यों नहीं देते हैं? उसका रीज़न ये है कि आपके पिक्सल्स एक साथ में एक्सपोज होकर उसी फ्रैक्शन के हर एक पिक्सल का इंफॉर्मेशन आपको सेव करना है, वो भी 25 फ्रेम पर सेकंड। तो आपका जो प्रोसेसर होता है उसकी कैपेसिटी तगड़ी लगेगी, क्योंकि आप अगर 4K वीडियो खींच रहे हो तो हॉरिजेंटली 4000 पिक्सल और वर्टिकली जो भी आप रेशो के हिसाब से ले रहे, तो टोटल पिक्सल्स की संख्या कभी अगर 10 मिलियन जाती है। अगर आप 4K फुल HD वीडियो ले रहे हो तो 9.6 या 10 मिलियन तक जाती है। तो 10 मिलियन पिक्सल्स के इंफॉर्मेशन को, उस एक फ्रैक्शन के इंफॉर्मेशन को आपको 25 फ्रेम पर सेकंड आपको सेव करना है।
तो ये कैमरा क्या करते हैं, एट ए टाइम सेव नहीं कर सकते हैं, तो पिक्सल्स को बारी बारी से सेव करते हैं। ऊपर का रो का पहला पिक्सल से लेके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते 4000 ऊपर की लाइन से होगी, फिर सेकंड लाइन के 4000 से होंगे, ऐसे करके पूरे इंफॉर्मेशन को स्कैनिंग करे वैसा सेव करता है। मतलब आपके पास लाइट आ गई, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शटर जो आपका है, फिजिकली शटर नहीं है ना अपने कैमराज में। आप अगर डीएसएलआर कैमरा में वीडियो खींचते हो तो शटर तो ऊपर चला जाता है, फिजिकल है सो। तो फिर हमारा शटर स्पीड कौन है, क्या है, क्या शटर स्पीड हमारा? जैसे आप मिररलेस कैमरा में शटर तो ऊपर चल है ही नहीं, फिजिकल शटर निकाल दी, मतलब उस टाइम पे यूज में नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट सेंसर है। तो फिर शटर स्पीड कैसे कंट्रोल हो रहा है? शटर स्पीड का मतलब क्या हो गया कि आप पूरे सेंसर्स के ऊपर आने वाली लाइट को, कितने फ्रैक्शन के लाइट को सेव कर रहे हो, दैट इज शटर स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड। अब वो बोल रहा है कि मैं 1/125 सेकंड्स का शटर ड्यूरेशन मान के चल रहा हूं, तो मेरे पास में जो लाइट अंदर सेंसर पे आ रही है उसका मैं 1/125 सेकंड्स के लाइट को ही मैं आगे भेजूंगा, उससे ज़्यादा लाइट को नहीं भेजूंगा। लेकिन भेजते समय क्या कर रहा है, सबसे ऊपर वाले पिक्सल का पहले, और ऐसे स्कैन करके करके हर एक पिक्सल का 1/125 सेकंड का इंफॉर्मेशन भेज रहा है, लेकिन एक साथ नहीं भेज रहा है, बारी बारी से भेज रहा है। तब तक तो सब्जेक्ट मूव हो जाता है। जब मूव होता है, पहले यहाँ पर था सब्जेक्ट, जब आपका शटर पहला पिक्सल एक्सपोज हो गया, जैसे ही मैं हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो आखिरी का बारी आने के बाद में मेरा हाथ यहाँ तक मूव हो गया, तो रिजल्ट में ऐसा आएगा वो। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले होते समय ये वाला फ्रेम डिस्प्ले हो रहा है एक साथ में, फिर सेकंड वाला फ्रेम, थर्ड वाला। एक्चुअल सब्जेक्ट ऐसा है, लेकिन आपका सब्जेक्ट ऐसा 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 आएगा। ये है रोलिंग शटर का प्रॉब्लम। अगर ग्लोबल शटर होता तो क्या होगा, एट ए टाइम एक्सपोज हो रहा है, फिर बाद में फ्रेम एट ए टाइम एक्सपोज हो रहा है, एट ए टाइम हो रहा है, ऐसे होगा, टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन एट ए टाइम एक्सपोज करने के लिए वो 9 मिलियन 10 मिलियन पिक्सल्स का इंफॉर्मेशन एक साथ में उसको लेके सेव करना पड़ेगा। अभी अभी हमारे कैमरास की फैसिलिटीज़ जो है वो थोड़ी अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप शटर स्पीड ज़्यादा रखते हो, कई बार जैसे 1/8000 रख दिया आपने फॉर एग्जांपल, 1/8000, 1/4000, पहला एक्सपोजर ऊपर का जो स्टार्ट होने के बाद दूसरा एक्सपोजर हमारा 1/125 सेकंड्स के बाद में, 1/25 सेकंड्स के बाद में स्टार्ट होगा, तो उसके बीच में लैप्स टाइम है हर एक फ्रेम के बीच में। मतलब 25 फ्रेम पर सेकंड जब खींच रहे हो तो हर एक फ्रेम को 1/25 सेकंड्स का टाइम मिल रहा है, भले आप शटर स्पीड 1/8000 रखो, क्या होगा, बाकी टाइम पे वो कुछ एक्सपोज नहीं करेगा मानता हूं, लेकिन प्रोसेस करता रहेगा, प्रोसेस तो करता रहेगा बारी बारी। मतलब वो उसकी स्पीड जो है ना नीचे तक रीड करने की, उसमें फर्क नहीं आएगा। आप अगर ऐसा सोचते हो कि मैं 1/4000 शटर स्पीड रखने से स्लैंटिंग कम आता है कम आएगा, लेकिन इतना भी नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो रोलिंग शटर की स्पीड है वो खुद की भी एक फिक्स है, और वो उसके कैमरा की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, और वो स्लैंटिंग आना उस कैमरा के रोलिंग शटर के सेव करने के मेथड पे भी डिपेंड करता है। अब एक और चीज, रोलिंग शटर का प्रॉब्लम, अगर आप 100 फ्रेम पर सेकंड शूट कर रहे हो, कुछ कैमराज में अवेलेबल है 100 फ्रेम पर सेकंड, है ना, 120 फ्रेम पर सेकंड आपके कैमरा में भी अवेलेबल है। अगर आप 120 फ्रेम पर सेकंड करते हो तो वो क्या करेगा, 4K में नहीं देगा, वो बोलेगा मैं आपको
HD फॉर्मेट में दूंगा, 1280 720 में दूंगा बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है यार मैं इतना इन्फॉर्मेशन लेके नहीं जा सकूंगा, तो मुझे सेव करने के लिए आपकी जो साइज है पिक्सल की साइज कम कर दो। क्यों? क्योंकि मैं कम पिक्सल का इंफॉर्मेशन लेके जाऊंगा, मैं 4000 पिक्सल का तो नहीं ले जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करता है। और जैसे एक फैंटम बोल के कैमरा आता है, वो 1 लाख फ्रेम पर सेकंड भी कैप्चर करता है। जो क्रिकेट में आप स्लो मोशन का देखते हो ना, वो 10,000 फ्रेम पर सेकंड ऐसे वाले फ्रेम रहते हैं वो, और स्लो मोशन में दिखाते हैं। फिर आपको उस एक आधे सेकंड का जो इंसिडेंस होता है उसको आपको आराम से बिना कट हुए स्मूथली जाता हुआ दिखाता है, क्योंकि वो 1000 फ्रेम्स 2000 5000 इस पे शूट हुए ऐसा रहता है। तो वो लेकिन क्वालिटी कम रहती है उसकी, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर रोलिंग शटर है, वहाँ पर भी रोलिंग शटर ही होता है, क्योंकि ग्लोबल शटर के साथ में हाई स्पीड कैप्चर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब रोलिंग में क्या होता है, ऊपर के पिक्सल जो इंफॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, नीचे के पिक्सल्स दूसरे ही फ्रेम का इंफॉर्मेशन सेव करते रहते हैं, क्योंकि आपका शटर स्पीड जो फ्रेम रेट इतना ज़्यादा है कि ऊपर वाला जो इंफॉर्मेशन ले रहा है, नीचे वाले पिक्सल दूसरे तीसरे फ्रेम का इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। ऐसा भी होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप रोलिंग शटर के जगह में ग्लोबल शटर की बात करते हो, तो ग्लोबल शटर में ये सारे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आते हैं। एग्जैक्टली पूरा का पूरा इंसिडेंस उठाएगा और सेव करेगा, उठाएगा और सेव करेगा। सिर्फ आपको ग्लोबल शटर में हाई स्पीड कैमरास जो होते हैं उनके लिए बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए सिनेमा कैमरास जो है विद ग्लोबल शटर आने की वजह से उनका प्रोसेसर गर्म होता है, इसलिए वो प्रोसेसर को फ़ैन लगाए हुए रहते हैं। अभी तक हमारे किसी भी DSLR और मिररलेस में फ़ैन नहीं आता है, विदाउट फ़ैन वाले ही कैमरा है अपने। अगर हमारे कैमरा में फ़ैन आ गया तो यूँ समझो ग्लोबल शटर भी आ सकता है। हमारे कैमराज में फ़ैन नहीं होता है, सिर्फ हीट सील होते हैं, और वो भी उतने कुछ अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। हमारे कैमराज में विंडो ही नहीं होता है कि कोई हीट को बाहर फेंके, इसलिए हम लोग सारे के सारे ग्लोबल शटर के हिसाब से शूटिंग कर ही नहीं सकेंगे। जब तक फ़ैन नहीं आएगा, कूलिंग का सिस्टम नहीं आएगा, ग्लोबल शटर नहीं आएगा। सिनेमा कैमराज में सब में ग्लोबल शटर इसलिए होता है क्योंकि उसमें कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये आपको समझ में आएगा, है ना। तो ये आपका एक ओवरऑल शटर का और कैप्चर करने के मेथड का पूरा आज का लेक्चर था। मैं समझ सकता हूँ कि ये दोनों टॉपिक्स को हम लोग प्रैक्टिकली जब करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। और अभी जितना भी आपको आइडिया आया होगा इन सब चीज़ों का, अगर आप अपने कैमरा से शूट करते हो तो प्रैक्टिकली सीलिंग फ़ैन को अगर शूट करके देखो, आपको पता चलेगा कि रोलिंग शटर का इफ़ेक्ट कैसा आता है। तो आपको बहुत और अच्छे से आइडिया आ जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिकल करके देखो, और कल एक और टॉपिक के साथ में लेक्चर करते हैं। बाय।